विभूति दा, आप कब आए? उसके सवाल का जवाब देने का मन नहीं हुआ। मैं बाहर मैदान में जमा पानी में नहाते कौए और मैना को देख रहा था। ज्योति फिर बोला, अरे अरे कब लौटे? कानों में मफलर लगा के रखा है, गर्मी नहीं लग रही? मजबूरी में उसकी ओर मुड़ा और हल्की सी मुस्कान दे दी। घड़ी में 6:30 बज रहे थे। एक एक कर सब आने वाले थे। प्रसेन, विक्रम, तारक, सौमेन सब पहुंच गए। मुझे देखते ही सबने शोर मचा दिया। लंबे समय बाद उन्हें देखकर अच्छा लगा। सौमेन ने स्टील के गमले में बहुत सा मुरमुरा डालकर सरसों का तेल और हरी मिर्च मिलाकर बीच में रख दिया। सब एक एक मुट्ठी उठाकर खाते हुए मेरी ओर देख रहे थे, जैसे सवालों की बारिश करने की तैयारी हो। सौमेन ने मिर्च दांत से काटते हुए पूछा, अरे विभूति दा, कब आए? पहले बताया होता तो समोसा लेके आते साथ में। बोलने का मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ा। बस बारिश हो रही थी। क्लब घर में आए बहुत दिन हो गए थे। और बाकी सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक। सोचा चलो वापस आ जाऊं। तुम्हारी ओझल माफ करना, भूत की कहानियां सुने बिना इन लोगों की तो तबीयत मानो खराब सी रहती है। तारक थोड़ा गुस्से में बोला, हाँ, विभूति दा इतने दिनों बाद लौटे और तो फिर शुरू हो गया। विक्रम की पुरानी बेइज्जतियां आज भी दांत पीसकर निगलनी पड़ रही थी। मुझे इतने दिनों बाद देखकर वे लगातार बातें किए जा रहे थे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। चारों तरफ पतले धुएं जैसी धुंध फैली थी। आसपास घरों में चूल्हे जल चुके थे। रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। सौमेन मेरे पास आकर बोला, दादा, उस दिन कोलकाता जाने से पहले एक कहानी सुनाने वाले थे, आज वो कहानी सुनाइए ना। आज रहने दे, शाम हो गई है, किसी और दिन सुनाऊंगा। अरे दादा, अभी तो बस 7:30 है और आज मल्लिकों के वहाँ पूजा भी तो है। वीरेन अभी क्लब आके सबको निमंत्रण देके गया था। रात को सब साथ में चलेंगे, फिर 2 घंटे बाकी है, कहानी सुनाइए आप। विक्रम को छोड़कर बाकी सब कहानी सुनने के लिए आगे बढ़ाए। मैंने एक बार चोरी से उसकी ओर देखा। आज भी उसके चेहरे पर वही तिरस्कार भरी मुस्कान। और उसे छोड़िए दादा। मैंने भी तारिणी खुड़ों की तरह खुद को संभाला और मन ही मन सोचा, आज की कहानी सुनने के बाद क्या अब भी विक्रम इन बातों को मजाक समझने की हिम्मत करेगा? मैंने एक मुट्ठी मुरमुरा मुंह में डालकर बोलना शुरू किया। जब यह घटना हुई, मेरी उम्र 23-24 साल रही होगी। मां की बीमारी के कारण मैं बचपन से कई साल बिहार के मुंगेर में पिसी के घर रहा। पिसी निसंतान थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा स्नेह दिया। मां के गुजर जाने के बाद पिता गांव लौट आए और फिर पिसी के घर जाना नहीं हुआ। कभी कभी चिट्ठी पत्री से बात हो जाती थी। कॉलेज खत्म कर नौकरी की कोशिश में भटक रहा था, तभी पिसी का पत्र आया। उन्होंने बुलाया था कि कुछ दिन उनके पास आ जाऊं। बचपन की यादें जाग उठी। चल पड़ा पिसी के घर। पिता ने बार बार समझाया कि पिसेमशाही से नौकरी की बात जरूर करना। वह उस इलाके के नामवर व्यक्ति थे। पिसी के घर कुछ दिन रहने के दौरान ही मुंगेर के बहेड़ा गांव के प्राथमिक स्कूल में मेरे लिए नौकरी का इंतजाम हो गया। पिसी के घर से काफी दूरी पर था स्कूल, पर फिर भी सबको विदा करके मैं बहेड़ा गांव जा पहुंचा। गांव कोई समृद्ध गांव नहीं था, बहुत छोटा सा इलाका। एकमात्र पक्का मकान था, चौधरियों का। बाकी सब मिट्टी के घर। स्कूल के पास ही काली मंदिर के पुजारियों के रहने का इंतजाम था। उसी में मेरा भी ठिकाना बना। रोज सुबह स्कूल और शाम को मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन सुनता। जीवन ठीक चल रहा था, पर अचानक मंदिर के पुजारी हरेन चक्रवर्ती का देहांत हो गया। गांव में दूसरा पुजारी नहीं था, इसलिए सब ने मिलकर मुझ पर जोर डाल दिया। पिसेमशाही को बचपन से पूजा करते देखा था।
थोड़ी बहुत विद्या मेरे पास भी थी। मजबूरी में मंदिर के काम में भी लग गया। सब ठीक चल रहा था कि गांव में अचानक एक भयावह संकट आया। 2 बच्चे अचानक रातों रात गायब हो गए। आसपास खोजा, पुलिस में शिकायत की, पर कुछ पता नहीं चला। लोग धीरे धीरे भूल भी जाते कि तभी 2 और बच्चे गायब। गांव में तनाव बढ़ गया। सब कानाफूसी करने लगे। आखिरी बार उन बच्चों को चौधरियों के उस जर्जर टूटी फूटी पुराने घर के पास देखा गया था। यहां एक बात कह दूं, चौधरी परिवार का यह पुश्तैनी मकान गांव में था, लेकिन वे लोग शहर में रहते थे। लोगों से सुना था अरूप रतन चौधरी कुछ साल पहले अपने एकमात्र नौकर वृंदावन के साथ उसी मकान में रहते थे। एक दुर्घटना में अरूप रतन का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और वे पूरी तरह वृंदावन पर निर्भर हो गए। लेकिन एक दिन उसी घर के तालाब के किनारे वृंदावन की लाश मिली। किसी ने भयानक गुस्से में उसके दोनों कान नोच डाले थे। पूरा शरीर घावों से भरा था। बड़ी ही क्रूर मौत। उस दिन से अरूप रतन बाबू भी गायब हो गए। घर वालों ने खोजा, किंतु उनका नामो निशान भी नहीं मिला। समय बीतने लगा। लोगों के मन से अरूप रतन और वृंदावन की बातें धीरे धीरे मिटने लगी। उनके गायब होने के बाद उस मकान की कभी मरम्मत नहीं हुई। अब वह पूरी तरह जंगली झाड़ियों और घास से ढका था। घर के पश्चिम में एक बड़ा तालाब, उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़। भाद्रपद में काले ताड़ फल नीचे गिरते और लालच में गांव के बच्चे दोपहर या शाम को ताड़ बीनने आते। उसी जगह से 4 बच्चे गायब हुए थे। मां बाप की चीख पुकार धीरे धीरे शांत होने ही वाली थी कि तभी न बुझने वाली आग में दोबारा घी पड़ गया। दिनू सामंत का पोता भी उसी बिलो तालाब के पास से गायब हो गया। दिनू गांव का मुखिया था। पूरे गांव में आग भड़क उठी। सब लोग चौधरियों के उस मकान को घेर कर खड़े हो गए। उस घर में आग लगा दी गई। भीषण लपटों ने अरूप रतन का घर पूरी तरह निगल लिया। जला हुआ घर और भी भयानक लगने लगा। गांव वालों ने अपने बच्चों को कड़ाई से मना कर दिया, उस दिशा में मत जाना। कुछ दिन शांति रही। कुछ महीनों बाद एक दिन घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। साइकिल से लौट रहा था। चौधरियों के जले भुने खंडहर नुमा घर के सामने जैसे ही पहुंचा, मेरे पैर रुक गए। अंधेरे में उस घर की आकृति बेहद विभत्स दिख रही थी। तेजी से आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी तालाब की तरफ किसी के भागने पानी छपछपाने जैसी आवाज आई। चारों ओर सन्नाटा। मैंने साइकिल खड़ी की और अंदर चला गया। उस दिन अमावस्या थी। आसमान में बादल नहीं, फिर भी चारों ओर धुंधली धुंध, एक दबा दबा भय। कभी कभी सुपारी के पत्तों पर किसी के सरकने की आवाज आ रही थी। तालाब की आवाज एक झटके में थम गई, जैसे कोई अंधेरे में छिपकर मेरी आहट सुन रहा हो। पीछे वह जला हुआ मकान एक प्रेत प्रहरी की तरह खड़ा था, जैसे टेढ़ी नजरों से मुझे देख रहा हो। घर की टूटी खिड़कियों में कई परछाइयां खड़ी थी, सब मुझे घूर रही थी। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, वे सब सुर्र से अंधेरे में घुल गई, पर मैं जानता था वे थीं और टॉर्च की रोशनी के बाहर मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जड़ होकर खड़ा रह गया, मानो किसी अनिष्ट के इंतजार में। परछाइयां मेरी ओर बढ़ने लगी। उनकी ऊंचाई 7-8 साल के बच्चों जितनी। पास के जंगल में कई तक्षक, गिरगिट एक साथ तेज आवाज में चिल्लाए। मैं कांप उठा। उस उमस भरी गर्मी में भी मेरे शरीर पर ठंड जम गई। दूर कहीं से धीमी सी सिसकियों जैसी आवाज। जैसे बच्चे मिलकर कोई कविता दोहरा रहे हों। स्वर परिचित था, पर भय के कारण कुछ याद नहीं आ रहा था। ताड़ के पेड़ों के पास एक झाड़ी अचानक जोर से हिली।
साथ ही एक भयंकर हंसी गूंजी। मेरी टॉर्च दब दब कर बुझ गई। एक ठंडी नम धुंध की परत मुझे चारों ओर से घेर रही थी। अंधेरा होते ही वे परछाइयां और करीब आ चुकी थी। ताड़ के पेड़ों की दिशा से एक पतली सी धुएं की लकीर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उस धुएं के साथ एक जला सड़ा गंध नाक में चुभता हुआ। ताड़ के पेड़ तेज हवा में मानो विरोध में सिर हिला रहे थे। अभी चला जा यहाँ से, चला जा, अभी यहाँ से चला जा। मानो कोई लगातार चेतावनी दे रहा हो, एक मंत्र की तरह। आज मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी ही थी। मैं तालाब की ओर बढ़ा। जली हुई बदबू उधर और भी जोरदार थी। ताड़ के पेड़ के नीचे किसी काले चौगे वाले को 4 पैरों वाले जानवर की तरह बैठा देखा। वह क्या था? शरीर आगे बढ़ने को मानो मना कर रहा था। सुनाई देने लगी वह गुनगुनाती डरावनी बाल छंद। एक हाथ में नून का घड़ा, दूसरे हाथ में छुरी, कान कटी, नून छेद के घर घर फिरता फिरे। बचपन में यह छंद सुना था, पर इसमें इतना भय छिपा है यह कभी नहीं जाना। ताड़ के पेड़ के बिल्कुल पास पहुंचते ही जो मैंने देखा, जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। टॉर्च अचानक जल उठी, मानो वह भी चाहती थी कि मैं सच्चाई एक बार साफ देख लूं। गोल सिर वाला एक जीव, मानव नहीं, आंख और नाक की जगह 2 काले छेद, होंठ दोनों कानों तक फटे हुए। उस फटे मुंह के भीतर से 2 कतारें धारदार चाकू जैसी दांतें बाहर निकली हुई। उन दांतों के बीच एक कटा हुआ मानव कान झूल रहा था। और फिर वही छंद धीमी सिसकती धुन में। दूसरे हाथ में छुरी, कान कटी, नून छिड़क के घर घर फिरता फिरे। खतरा सामने था। वह काले तरल जैसी देह वाला जीव बिजली की गति से मेरी ओर झपटा। मैं उल्टे पांव भागा। ठंडी ठंडी जमा धुंध के ढेर मेरे पूरे शरीर को जकड़ने लगे, जैसे वे मुझे जाने न देना चाहते हो। ताड़ के पेड़ बिना हवा के भी तेजी से सिर हिला रहे थे। चौधरी का जला हुआ घर चारों तरफ कंपा रहा था और मेरे पीछे पीछे एक एक पैर लंगड़ा, काला झोंपड़ी जैसा शरीर टूटे कदमों से तेजी से दौड़ रहा था। अब उस छंद की आवाज रुलाई जैसी नहीं रही। गुस्से में गुर्रा गुर्रा कर पूरी हवा में गूंज रही थी। कौन मुझे उस रात बचा कर लाया, आज तक नहीं पता। अगली सुबह मुझे चौधरियों के घर के बाहर अचेत अवस्था में गांव वालों ने पाया। कुछ दिन सब छोड़कर मैं फिर पिसी के घर लौट गया, फिर हमेशा के लिए फूलडांगा आ गया। लेकिन रातों के सपनों में वह टकलू, आंख नाक रहित चेहरा मुझे वर्षों तक पीछा करता रहा। कहानी खत्म होते ही विक्रम मुंह बिचकाकर बोला, इतने दिनों बाद आए मगर आपकी बकवास कहानियां बंद नहीं हुई। एक कानड़ है। दादी नानियों की कहानियां सुना रहे हैं आप हमें। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता विभूतिदा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि प्रसन्न पूछ बैठा, ये कनड़े असल में कौन था? यह सवाल मुझे भी बेचैन करता था। कुछ दिन पहले मैं कोलकाता से दोबारा बहेड़ा गांव गया था। गांव बहुत बदल चुका था। पुराने लोग लगभग कोई नहीं बचा।
केवल मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी मिले, उम्र 90 के आसपास, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया, यह स्वाभाविक था। यादों के पन्नों में थोड़ा सा खरोंच पड़ा और जो कहा उसका सार कुछ यूं था, अरूप रतन चौधरी कभी भी अच्छा इंसान नहीं था। लोगों से छिपकर कई बुरे काम करता था। एक अनाथ लड़के को उसने घर में रखा था, लेकिन कुछ ही दिनों में लड़का पागल हो गया। गांव भर में घूमता और वही छंद गाता। उसने कहा था, उस घर में बुरे लोग रहते हैं। गांव वालों ने उसे पागल समझकर अनसुना किया, पर आधी रात को उस बड़े घर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। वृंदावन की मौत वाले दिन गांव वाले घर में घुसे, पर भीतर कोई नहीं मिला। आगे की घटनाएं तो मैं जान ही चुका था। बूढ़े की बातों से अरूप रतन चौधरी पर मुझे भी शक हुआ, लेकिन मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। इसलिए कल शाम मैं उस घर फिर गया। मेरी बात खत्म होते ही सब चौंक कर बोले। मैंने हल्की सी फीकी मुस्कान दी। अरे अकेले कुछ दिखाई दिया था वहां जाके, अकेले जाके। जो देखा उन्हें बताने का कोई मतलब नहीं, बेकार में डर ही जाएगा। मैं चुप रहा। तभी विक्रम हंस पड़ा। अरे उस भूत को तो विभूति दा अपने साथ में लेके आए थे, जेब में है। वो देख, वो देख, वो झांक रहा है भूत। अरे बाप रे बाप। और वह हा 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 कर हंसने लगा। बाकी सबके चेहरे गंभीर थे। मैं चुपचाप बैठा रहा, मन ही मन तय किया, आज मैं उसे जवाब दूंगा। उसी समय क्लब के बाहर बीरन मल्लिक की चीख सुनाई दी। अरे अरे कोई है? अरे इधर आओ भाई, इधर आओ। सब विक्रम को छोड़कर उधर भागे। ठीक उसी समय बिजली चली गई। इलाका अंधेरे में डूब गया। बीरन बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी सांस की आवाज पूरे क्लब में दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अरे क्या हुआ तुझे? सांस फूल क्यों रही है? अरे आज शाम को देखा था उसे क्लब की तरह आते हुए, और अब उसका भतीजा कह रहा है कि वो मर चुका है। अरे कौन कौन मर गया है? किसकी बात कर रहा है? विभूति दा। तारक, सौमिक, प्रसन्न, ज्योतिर्मय, किसी ने पूरी बात नहीं सुनी। सब स्तब्ध रह गए। बीरन अभी भी बेहोश पड़ा था। मैं धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ा। उसे उसके कान में कुछ बातें कहनी थी। वह बाहर की बात सुनकर पत्थर सा जड़ हो गया था। उसके चेहरे पर हंसी नहीं, एक अपार्थिव गहरा भय उतर आया था। बाकी सब घबराए हुए क्लब में लौट आए। चांदनी की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा, मैं जिस कुर्सी पर बैठा था उस पर एक गोल सिर वाला जीव उकड़ूं बैठा है। मानव नहीं, आंख और नाक की जगह काले खाली छेद, होंठ फटे हुए कानों तक, मुंह से बाहर निकले तेज बर्छी जैसे 2 दांत। उन दांतों पर टंगा था एक ताजा कटा हुआ मानव कान, और उसके ठीक पास पड़ा था विक्रम का फाड़ फाड़ कर नष्ट किया गया शव। धड़ाम धड़ाम एक एक कर तीनों बेहोश होकर गिर पड़े। और उस समय फूलडांगा की हवा करुण सतत रोने जैसी धुन में एक गीत गा रही थी।